Unacademy. Let's crack it. चलिए अब हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश के अंतर्गत कृषि एवं पशुपालन के बारे में। इसके संबंध में बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देखेंगे और साथ में हम जो है उसके कुछ क्विज यहाँ पे अटेम्प्ट करेंगे। तो देख लेते हैं। देखिए, पहले बात करूँ मैं मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी है, वो है कृषि पर आधारित। ठीक है, ये चीज़ें हम देख चुके हैं। और यहाँ पर जो आजीविका का मुख्य स्रोत है वो कृषि ही माना जाता है। यहाँ की जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग जो है कृषि पर लगा हुआ है। फिर भी यह राज्य जो है कृषि क्षेत्र में अन्य राज्यों की तुलना में काफ़ी पीछे माना जाता है। इसकी वजह क्या है? कृषि की मौसम पर आधारित या अत्यधिक निर्भरता होती है। आधुनिक कृषि यंत्रों का अभाव देखने को मिलता है। अविकसित तकनीक तथा अशिक्षा देखने को मिलती है। इसके अलावा यहाँ पे हमको जो है मध्य प्रदेश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1964 में देखने को मिलती है जबलपुर में। इसे जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। याद रखिए इस चीज़ को। और जबलपुर कहाँ है मध्य प्रदेश में? ये आपको दिख रहा है, जबलपुर जिला। इसके अलावा जो प्रदेश है मध्य प्रदेश, उसमें कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वर्ष 2005 से राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन प्रारंभ किया गया। साथ में इस प्रदेश का जो है सोयाबीन, चना, अलसी, दाल, दलहन एवं अफीम के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान है तथा ज्वार, तिलहन व अरहर के जो है इसमें द्वितीय स्थान है। यहाँ पर दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए 1998-99 में राष्ट्रीय दलहन विकास योजना प्रारंभ की गई। मध्य प्रदेश में कृषि विकास जो विभाग है उसका नाम बदलकर किसान कल्याण तथा कृषि विभाग कर दिया गया। किसानों के हितों के संरक्षण हेतु प्रत्येक जिले में एक किसान परिषद का गठन किया गया है, जिसका अध्यक्ष जिला पंचायत अध्यक्ष होता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं मध्य प्रदेश के अंतर्गत, ये तो आपको जिले की लोकेशन सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। इसके अलावा कृषि विभाग द्वारा मध्य प्रदेश को जो है 5 कृषि क्षेत्र या कृषि प्रदेशों में बांटा गया है, तो वो भी हम यहाँ देख लेते हैं। देखिए, पश्चिम में जो है काली मिट्टी का प्रदेश जो है मालवा, मतलब ये वाला जो प्रदेश है वो पश्चिमी प्रदेश कहलाता है ये वाला। तो ये काली मिट्टी वाला प्रदेश है, जिसके अंतर्गत आप देखें तो मंदसौर है, मंदसौर, नीमच है, ये वाला पूरा भाग जो जिले हैं। देखिए, रतलाम, झाबुआ, बड़वानी, हरदा, धार, देवास, उज्जैन, शाजापुर, इंदौर, खंडवा, खरगोन, ये सभी जो है ज्वार एवं कपास प्रदेश इसको बोला जाता है। दूसरा प्रदेश है उत्तर में ज्वार एवं गेहूं प्रदेश। उत्तर मतलब ये वाला जो प्रदेश है, ठीक है, इसको ज्वार एवं गेहूं प्रदेश बोला जाता है, जिसके अंतर्गत मुरैना, श्योपुर, भिंड, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना, छतरपुर, टीकमगढ़ ये जिले आते हैं। और अन्य प्रदेश अगर देखें तो छिंदवाड़ा, बैतूल भी इसके अंतर्गत यहाँ पे शामिल होता है। ठीक है, फिर मध्य जो है गेहूं प्रदेश कहलाता है। ठीक है, मध्य में जो है गेहूं प्रदेश, जिसके अंतर्गत ये वाला जो भाग हम देखें तो जिसके अंतर्गत भोपाल जो मध्य प्रदेश की राजधानी है, सीहोर है, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, रायसेन, विदिशा, सागर, दमोह, ये वाला जो पूरा जो बेल्ट है यहाँ पे हमको देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ देखिए चावल और गेहूं प्रदेश की अगर बात करें तो ये जो है देखिए यहाँ पे ये वाला जो क्षेत्र है इधर, तो यहाँ पे पन्ना, सतना, कटनी, उमरिया, जबलपुर, सिवनी ये वाला क्षेत्र देखने को मिलता है। संपूर्ण पूर्वी जो मध्य प्रदेश है जिसमें चावल प्रदेश के रूप में जाना जाता है, तो बालाघाट आप मुख्य रूप से याद रखिए। उसके अलावा आप देख सकते हैं रीवा, सीधी, शहडोल, डिंडोरी, मंडला, ये सभी जिले यहाँ पे देखने को मिलते हैं। साथ में राज्य की जो कुछ प्रमुख फसलें हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं। राज्य की कुछ प्रमुख फसलें जिसके अंतर्गत देखें तो यहाँ गेहूं आपको देखने को मिलेगी, सोयाबीन, चावल, मक्का, बाजरा, ज्वार, चना, ये सभी चीज़ें देखने को मिलेगी। तो गेहूं के बारे में थोड़ी सी यहाँ पर जानकारी देखते चलते हैं हम। इसके अलावा बाकी जो फसलें हैं जैसे कि कपास है, गन्ना है, अलसी है, मूंगफली, राई, सरसों, अरहर, मूंग, अफीम, ये सभी चीज़ें यहाँ पे देखने वाले हैं। तो देखिए, गेहूं की अगर बात करें तो मुख्य महत्वपूर्ण फसल ये मानी जाती है। बुआई जो होती है इसकी रबी के मौसम में होती है, सारी चीज़ें तो आपको पता है। और सबसे अधिक गेहूं आपको मालवा क्षेत्र में देखने को मिलती है। ठीक है, मालवा क्षेत्र यानी इंदौर के आसपास, भोपाल के आसपास, ये जो धार, इंदौर वाला जो एरिया है इसमें देखने को मिलती है। और जो अगर यहाँ पे देखें तो सबसे अधिक उत्पादन आपको होशंगाबाद में इसका देखने को मिलता है। देखिए यहाँ पे होशंगाबाद में सर्वाधिक उत्पादन जो गेहूं का है वो यहाँ पे देखने को मिलता है। भौगोलिक दशा की अगर बात करें तो 50 से 75 सेंटीमीटर की वर्षा तथा गेहूं की बुआई के समय आवश्यक तापमान 10 से 15 यहाँ है, और पकने के समय 20 से 25 की आवश्यकता पड़ती है। साथ में गेहूं है, गेहूं की उचित जो खेती है उसकी सिंचाई का प्रबंध वहाँ पर होना चाहिए, तभी इसकी अच्छी फसल देखने को मिलती है। और सबसे अधिक उपजाई जाने वाली जो गेहूँ है वो सरबती गेहूँ मानी जाती है यहाँ पर। ठीक है, मुख्य रूप से जो है मतलब उपभोग करने के लिए या उपयोग करने के लिए इसका जो है उत्पादन किया जाता है। दूसरी जो फसल है मुख्य रूप से सोयाबीन। सोयाबीन की अगर यहाँ बात करूँ मैं तो सोयाबीन हमारा जो स्टेट है यानी मध्य प्रदेश सोया स्टेट के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे देखें प्रथम स्थान है देश में इसका। ठीक है, मध्य प्रदेश में सोयाबीन के उत्पादन के कारण विश्व के सोयाबीन उत्पादन में जो है इसका भारत जो है 5वां स्थान रखता है।
और इसका अनुसंधान केंद्र आपको इंदौर में देखने को मिलेगा। साथ में अगर देखें तो एशिया का सोयाबीन का सबसे बड़ा कारखाना उज्जैन में देखने को मिलता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे अनुसंधान संस्थान की अगर बात करें तो इंदौर है, और यहाँ पे अगर बात करें कारखाने की तो उज्जैन में देखने को मिलता है। तीसरी जो फसल है मुख्य रूप से चावल हम देख सकते हैं। यहाँ पे अगर देखें तो ये वाले जो भाग है, यहाँ धान का उत्पादन बालाघाट वाला क्षेत्र है, यहाँ देखने को मिलता है। 100 से 125 सेंटीमीटर तक यहाँ पे क्या होती है, बारिश होनी चाहिए, वर्षा होनी चाहिए। और मध्य प्रदेश में चावल की खेती मुख्य रूप से अगर देखें तो ये वाला जो बेल्ट है पूरा सीधी, शहडोल, बालाघाट, डिंडोरी, सिवनी इस जिलों में होती है। बालाघाट जिले में सर्वाधिक चावल का उत्पादन होता है। धान अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, बड़वानी, बड़वानी में देखने को मिलेगा इधर साइड। ठीक है, जो धान अनुसंधान केंद्र है। फिर मुख्य रूप से देखें तो मक्का खरीफ की फसल है, तो ये जो है इसका उत्पादन रतलाम, धार, ये वाला जो भाग है, ठीक है, रतलाम, धार इधर वाला जो भाग है। साथ में छिंदवाड़ा है, बैतूल है, सिवनी, शाजापुर, मंदसौर, राजगढ़ में किया जाता है। इसका उत्पादन कम उपजाऊ तथा उबड़ खाबड़ भूमि में होता है। और यहाँ देखिए छिंदवाड़ा में सबसे अधिक जो है मक्का का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा बाजरा की अगर बात करें तो बाजरा जो है खरीफ की फसल है, और ये जो फसल है बाजरे की फसल विपरीत परिस्थितियों व सीमित वर्षा वाले क्षेत्र में कम उर्वरक जो क्षमता होती है उसके साथ इसका उत्पादन किया जाता है। और यहाँ पे हम देखें तो जो मध्य प्रदेश है उसमें लगभग 2 लाख हेक्टेयर भूमि पर बाजरे की खेती की जाती है। भिंड, मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर इन जिलों में मुख्य रूप से इसकी खेती की जाती है। इसके अलावा ज्वार की अगर बात करें तो ज्वार जो है ये भी एक खरीफ की फसल है, हालांकि अभी वर्तमान में कम देखने को मिलती है। इसकी जो मतलब जो फसल है 45 से 50 सेंटीमीटर की वर्षा के आसपास जो है इसकी उपज हो जाती है। और ये पूर्वी तथा पश्चिमी निमाड़ यानी कि बोले तो जो बड़वानी है, छिंदवाड़ा, बैतूल, गुना, राजगढ़ में देखने को मिलती है। चना की अगर बात करें तो चना एक अन्य खाद्य फसल है, और चने के लिए कम उपजाऊ मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है। 30 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर तक वर्षा देखने को मिलती है। तापमान भी 15 से 25 सेंटीमीटर जो है सेंटीग्रेड तक देखने को मिलता है। अनअकैडमी आपके लेकर आया है बहुत ही आकर्षक और फ्री प्लान जो कि एमपीपीएससी और व्यापम के एग्जाम से संबंधित है। यदि आप फ्री प्लान लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे मिलेगा 500 से ज़्यादा फ्री लाइव क्लासेस एवरी वीक, और डाउट क्लियरिंग सेशन भी आपको दिया जा रहा है। वीकली फ्री मॉक टेस्ट यहाँ पे चल रहे हैं, फ्री लाइव क्विज यहाँ पे चलती है, 20 से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे हर सब्जेक्ट को मिलाकर होते हैं। डेली T20 फ्री लाइव क्विज यहाँ पे चलती है, 20 क्वेश्चन होते हैं, 20 मिनट में आपको इसका आंसर देने होते हैं। और 8 PM पे ये सीरीज चलती है, और 8:30 बजे इसका एनालिसिस कराया जाता है टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। इसका फायदा लेने के लिए आपको क्या करना है, इसका फायदा लेने आपको डाउनलोड करना है सिंपली अनअकैडमी लर्निंग ऐप। यहाँ पे एमपीपीएससी से संबंधित कोर्स यूज कीजिए, एमपीपीएससी जो आपका गोल सेलेक्ट कीजिए, और यहाँ पे सरकार 10 आपको प्रोमो कोड यूज करना है इस प्लान को अनलॉक करने के लिए। याद रहे, सरकार 10 प्रोमो कोड यूज करने के बाद ही आप फ्री प्लान को अनलॉक कर सकते हैं। और यदि आप प्लस बैचेस के साथ जाना चाहते हैं अपनी ऑल राउंड प्रिपरेशन के लिए, तो यहाँ पे विभिन्न प्रकार के बैचेस चल रहे हैं। प्रीलिम्स के यहाँ पे अल्टीमेट 60 डेज का क्रैश कोर्स यहाँ पे चल रहा है, संपूर्ण ज्ञान, जो कि यदि आप रिवीजन कर रहे हैं तो इसके लिए आपके लिए आवश्यक है। और यदि आप संकल्प एमपीपीएससी 2020 में जुड़ रहे हैं तो इसके लिए आपको डाउट क्लियरिंग सेशन यहाँ पे एक्स्ट्रा मिलेंगे, और वीकली 12 सेशन यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज लग रहे हैं यदि आप ऑलरेडी रिवीजन कर रहे हैं तो। मेगा बैच स्टार्टिंग सून है यहाँ पे, और एमपीपीएससी की तैयारी आप शुरू से करना चाहते हैं तो 10 महीने का फाउंडेशन बैच यहाँ पे शुरू हो रहा है। यहाँ पे टेस्ट सीरीज वगैरह भी चलेगी। स्वप्न पूर्ति बैच उन लोगों के लिए है जो यहाँ पे 2019 का प्रीलिम्स क्वालिफाई किए हैं और अपने सपनों को साकार करके एमपीपीएससी की जो मुख्य परीक्षा है उसमें उत्तीर्ण होना चाहते हैं। इसमें साथ ही साथ आपको उत्तर लेखन का अभ्यास कराया जाएगा टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। आप इन टॉप एजुकेटर्स द्वारा आप पढ़ सकते हैं, आप देख सकते हैं। और इस सब्सक्रिप्शन प्राप्त करने के लिए आपको अनअकैडमी के लर्निंग ऐप में जाकर एमपीपीएससी ऑप्शन संबंधित गोल में प्लस कोर्स में जाना है, और यहाँ पे गेट सब्सक्रिप्शन ऑप्शन में क्लिक करके आपको इस प्रकार की विंडो यहाँ पे दिखेगी, और आप यहाँ पे अपने अनुसार यहाँ पे जो प्लान है वो ले सकते हैं। और याद रहे, सरकार 10 प्रोमो कोड यूज करने पर आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और देर किस बात की, डाउनलोड अनअकैडमी ऐप नाउ टू लेट्स क्रैक एमपी एंड एग्जाम्स। इसके अलावा ये जो है होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, विदिशा, गुना जो मंदसौर ज़िले है, ठीक है, ये इधर वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे देखने को मिलती है। अब देखते हैं मुख्य रूप से कपास जो कि काली मिट्टी के अंतर्गत देखने को मिलता है, और नर्मदा ताप्ती वाली जो घाटी है, ठीक है, नर्मदा ताप्ती वाली जो घाटी है और मालवा का पठार है, काली तथा कछारी मिट्टियों में इसका जो है मतलब जो है उत्पादन किया जाता है। कपास मध्य प्रदेश की एक प्रमुख वाणिज्यिक फसल है, और 20 से 30 तापमान इसमें लगता है। 80 से 100 सेंटीमीटर तक की वर्षा देखने को मिलती है। साथ में हम देखें तो इंदौर मतलब जो है कपास उत्पादन के कुल क्षेत्रफल का 3/4 से ज़्यादा इंदौर संभाग में होता है। साथ में अगर देखें तो खंडवा एवं खरगोन में अत्यधिक कपास उत्पादन के कारण इसको जो है सफ़ेद सोना क्षेत्र कहा जाता है। पश्चिमी निमाड़ क्षेत्र में पूर्वी निमाड़, देवास, धार, ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे जो है सबसे अधिक क्या देखने को मिलता है, कपास। फिर गन्ने की अगर बात करें तो ये नगदी फसल होती है, प्रमुख वाणिज्यिक फसल इसको बोला जाता है। और प्रमुख उत्पादक जिला हम देखें तो इसके आसपास ही हमको उज्जैन है। ऊपर देखें तो मुरैना से जो है मुरैना है, शाजापुर, शिवपुरी,
देवास, इन जिलों में जो है इसका उत्पादन देखने को मिलता है। इसके अलावा अलसी की अगर बात करें तो अलसी मुख्य रूप से रबी की फसल है। गेहूं और चना के साथ इसको बोया जाता है और अलसी का उत्पादन सभी प्रकार की मृदाओं में किया जा सकता है। मूंगफली एक प्रकार की नकदी फसल है। खरीफ फसल में भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। खरीफ की फसल के साथ इसका जो है उसको बोया जाता है। और रतलाम है, मंदसौर है, ये वाला जो क्षेत्र है रतलाम, मंदसौर, खरगोन, बैतूल, झाबुआ, छिंदवाड़ा, उज्जैन, राजगढ़ एवं शाजापुर जिले में इसका उत्पादन किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा राई और सरसों की बात करें तो राई सरसों जो है फसल के भरपूर उत्पादन हेतु दोमट या बलुई मिट्टी दोनों भूमि में इसका जो उत्पादन किया जाता है। अरहर की अगर बात करें तो अरहर जो है, अरहर मतलब तुअर जिसको बोला जाता है, मुख्य रूप से छिंदवाड़ा वाले क्षेत्र में, ग्वालियर, मुरैना, भिंड, पन्ना, सागर, इंदौर वाले क्षेत्र में होता है। मूंग उड़द जो होती है वो मूंग और उड़द जो सेम होती है। तो यहाँ पे देखिए दाल वाली फसल है, इसका जो उत्पादन है हरदा, होशंगाबादी वाले क्षेत्र में देखने को मिलता है, जबलपुर, ग्वालियर, भिंड, मुरैना ऊपर वाले क्षेत्र में भी। अफीम की अगर बात करें, अफीम और गांजे की, तो देखिए अफीम जो है मंदसौर में, नीमच में देखने को मिलती है और गांजा आपको खंडवा में देखने को मिलता है, खंडवा और बुरहानपुर में। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा 3 प्रकार की फसल जो हम देख सकते हैं यहाँ पे देखिए, रबी की फसल गेहूँ, चना, सरसों, मटर, आलू, मसूर ये देखने को मिलती है। खरीफ की फसल जो बरसात की होती है, ज्वार, बाजरा, धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास। जायद मतलब जो गर्मी के मौसम में बोई जाती है। खरबूजा है, तरबूज है, ककड़ी है, पत्तेदार सब्जियाँ, ये सभी देखने को मिलती है। 3 प्रकार की यहाँ पे फसलें। उसके बाद आप देखिए प्रमुख फसल और उत्पादक जिले, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि अभी हमने बात किए थे फसलों की, तो गेहूं जो है इन क्षेत्रों में आप जिले देख सकते हैं। यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेकर देखिए, मक्का है, चावल है, ज्वार है, चना, तुअर, सोयाबीन, तिल, मूंगफली, कपास, आलू, गांजा, अफीम, प्याज, ये सभी जो फसल है इनके सामने जिले हैं, आप इनको मैप में इंडिकेट करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक पिक्चराइज हो जाएगा दिमाग में। उसके बाद आप देखिए कुछ अनुसंधान केंद्र देखने को मिलते हैं, मतलब कोई संस्था है और उसके मुख्यालय देखें तो यहाँ देखिए केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी अनुसंधान जो संस्थान है वो भोपाल में देखने को मिलेगा। प्रदेश का पहला सेल रिच जैविक खाद्य संयंत्र भोपाल में। ये 1 लाइन यानी कि जो MCQ है इसमें ज़्यादातर पूछे जाते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस जो है भोपाल में। गन्ना अनुसंधान केंद्र जो प्रस्तावित है बोहनी नरसिंहपुर में। कृषि का अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च सेंटर जो है प्रस्तावित है अमलाहा सीहोर के अंतर्गत। मध्य प्रदेश गेहूं अनुसंधान केंद्र पवारखेड़ा होशंगाबाद में। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र इंदौर, ये 1983 में स्थापित किया गया था। भारत की प्रथम जैविक खेती इकाई इंदौर में। दलहन अनुसंधान केंद्र अमलाहा सीहोर के अंतर्गत। उसके बाद आप देखिए एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र जो है उज्जैन में। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर 1964 में देखने को मिलता है। राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर 2008 में। कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय ये देखने को मिलेगा जबलपुर में। अंतर्राष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं अनुसंधान केंद्र प्रस्तावित है खमरिया जबलपुर में। डेयरी स्टेट केंद्र है पर्यट जबलपुर में। राष्ट्रीय खरपतवार विज्ञान अनुसंधान केंद्र जबलपुर 1989 में। राष्ट्रीय धान अनुसंधान केंद्र प्रस्तावित है बड़वानी में। राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र प्रस्तावित है रतलाम में। और इसके अलावा देखें तो उद्यानिकी महाविद्यालय मंदसौर में। कपास अनुसंधान केंद्र खरगोन में। मवेशियों का चारा बनाने का संयंत्र धार में। तो ये कुछ संस्था या केंद्र थे जिनके हेडक्वार्टर के साथ में हमने सारी चीज़ें देख ली यहाँ पे। इसके बाद हम बात करते हैं राष्ट्रीय जैविक जो नीति आई थी, राष्ट्रीय जैविक कृषि नीति 2011 की। थोड़ी सी बातें यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये मुख्य रूप से आई थी 2 जुलाई 2011 को। 2 जुलाई 2011 को ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इसकी मंजूरी दी गई थी। और यहाँ मुख्य रूप से जलवायु जो परिवर्तन है, ठीक है, जलवायु परिवर्तन की जो वैश्वीकरण है उसका कृषि उत्पादों पर होने वाला प्रभाव को न्यून करना तथा इस हेतु उत्पादन और उत्पादकता में तेजी लाने के लिए नीति का क्रियान्वयन किया गया था। समस्त जो खाद्य फसलें हैं, फल है, सब्जियां है, सुगंधित मसाले एवं औषधि फसल है, उनको लागू किया जाएगा। इसके अलावा वन आधारित उत्पादों को प्रोत्साहन किया जाएगा। जैविक जो उत्पादन है उसको प्रोत्साहन किया जाएगा। जैविक कृषि हेतु नीति निर्माण एवं क्रियान्वयन करना। साथ में अत्यधिक सिंचाई एवं उर्वरक के जो प्रयोग है उसका समाधान करना इसके अंतर्गत देखा गया। इसके अलावा हम देख सकते हैं राज्य में कृषि विकास योजना से संबंधित जो संस्था है, योजना और संस्था है, वो हम देखें तो हमको देखने मिलेगा। देखिए राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, तो ये 1999-2000 के अंतर्गत जो भारत सरकार द्वारा रबी जो वर्ष है, रबी की फसल से संबंधित ये जो है क्रियान्वित की जा रही है। और इस योजना के अंतर्गत प्राकृतिक आपदाओं एवं रोगों के कारण किसी भी अधिसूचित फसल के नष्ट होने पर इनको वित्तीय सहायता मिलेगी कृषकों को। फिर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जो है ये हमको 2007 से देखने को मिलती है। 29 मई 2007 से ये देखने को मिलती है। कौन सी राष्ट्रीय मतलब जो कृषि विकास योजना के तहत जो है ये जो संचालित योजना है
जिसके तहत ये हम देखें तो योजना के अंतर्गत मुख्य रूप से प्रमुख अनाज की जो फसलें हैं उनको एकीकृत मतलब उनका जो है एकीकृत विकास, मशीनीकरण, कीट प्रबंधन, विपणन, लघु एवं सीमांत कृषकों हेतु विशेष योजना आदि यहाँ पर शामिल किए जाते हैं। इसी के अलावा किसान कॉल सेंटर की स्थापना की गई इस योजना के अंतर्गत, जिसमें सामुदायिक रेडियो विदिशा जिले के सिरोंज विकास खंड में स्थापित किया गया। ठीक है, योजना के अंतर्गत सामयिक जो आवश्यकता है उन पर आधारित प्रोजेक्ट यहाँ पर स्वीकृत किए गए। इसके अलावा हम देखें नेक्स्ट जो है राज्य कृषि विपणन बोर्ड। राज्य कृषि विपणन बोर्ड जो है 1971-72 के अधीन मंडियां तथा मंडियों में स्थापित किया गया। 1971 और 72 के अंतर्गत जो है इसको यहाँ पे स्थापित किया गया। मध्य प्रदेश राज्य जो कृषि विपणन बोर्ड है भोपाल में स्थित है और इसका उद्देश्य किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाना मुख्य रूप से देखा गया। साथ में किसान लक्ष्मी योजना। किसान लक्ष्मी योजना जो है वन विभाग द्वारा किसानों की अपनी भूमि पर जो है पौधारोपण से संबंधित ये योजना है। ठीक है, इसको बोला जाता है किसान लक्ष्मी योजना। और इसके अलावा कृषि अभियांत्रिकी जो है वो एक प्रकार से देखें तो कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। साथ में कुछ और जो है अन्य योजना जैसे माइक्रो इरिगेशन योजना। माइक्रो इरिगेशन योजना क्या थी? ये जो थी 2016-17 में 2016 और 17 की अगर बात करें तो इसमें 4188 हेक्टेयर में स्प्रिंकलर स्थापित किए गए और साथ में 2017-18 में इसको जो है और अधिक यहाँ पे इसको स्थापित किए गए, यानी कि इरिगेशन के लिए स्प्रिंकलर यानी फवारा जो सिंचाई होती है उसके लिए यहाँ पे इसको चलाया गया था। बलराम ताल योजना तालाब से संबंधित थी, यानी कि इसको 2007 में शुरू किया गया था। ये भी आपको ध्यान में रखना। 25 मई 2007 को इसको शुरू किया गया था, मतलब जल को रोककर यहाँ पे फसलों की सिंचाई के लिए उपयोग करना। फिर अन्नपूर्णा सूरज धारा योजना, ये मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए इसको जो है शुरू किया गया था 2001 यहाँ पे 2001 में इसको शुरू किया गया था। और दलहन और तिलहन जो है तथा अन्नपूर्णा योजना में खाद्यान्न फसलों के बीज उपलब्ध कराए गए। इसके अलावा बीज ग्राम योजना 2005 और 6 में इसको शुरू किया गया था। ठीक है, केंद्र सरकार के द्वारा। और इस योजना का उद्देश्य कृषकों को गुणवत्तापूर्ण जो है बीज के उत्पादन एवं प्रशिक्षण हेतु यहाँ पे जो है बीज के जो है उत्पादन और बीज के भंडारण हेतु प्रशिक्षण करना। फिर जैविक खेती हेतु प्रोत्साहन योजना, तो ये 12वीं पंचवर्षीय योजना 12वीं पंचवर्षीय 5 ईयर प्लान है, उसमें हमको ये देखने को मिलती है। साथ में इसमें जो है वर्मी कंपोस्ट निर्माण, कृषक प्रशिक्षण, फार्म फील्ड स्कूल, कार्यशाला आदि का यहाँ पे जो है उपयोग मतलब यहाँ पे प्रशिक्षण दिया गया। मध्य प्रदेश बीज एवं फार्म विकास निगम की बात करें तो यहाँ पे जो है इसका 1980 के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई थी, मतलब इस अधिनियम को लाया गया था, जिसमें जो है बीज निगम के अंतर्गत सात जो है क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल, उज्जैन, इंदौर, सागर, जबलपुर, सतना, ग्वालियर में स्थापित किए गए। और बीज निगम का कार्य क्षेत्र जो है संपूर्ण मध्य प्रदेश में देखने को मिला। तो ये कुछ योजनाएं थी जिसके अंतर्गत हमने बहुत सारी चीज़ें देखें। उसके बाद हम देखेंगे कृषि विश्वविद्यालय। तो कृषि विश्वविद्यालय की अगर बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे हमको सबसे पहला जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर में देखने को मिलता है। विजय राजे जो हमने देख चुके हैं वो ग्वालियर में देखने को मिलता है। साथ में जो है पूरे मध्य प्रदेश में जो हम देखें तो यहाँ पे जो जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय इसका कार्य क्षेत्र 2008 से पूरे मध्य प्रदेश में था, किंतु 2008 में जो है अगर ग्वालियर में नए कृषि विश्वविद्यालय जो है उसकी स्थापना की गई। इसके अलावा हम देख सकते हैं हम नेक्स्ट जो है हमको पशुपालन एवं कुक्कुट विकास जो देखने को मिलता है, तो इसके संबंध में भी कुछ चीज़ें हमको देखने को मिलेगी। यानी कि प्रदेश की अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है और उनका मुख्य व्यवसाय कृषि और पशुपालन होता है। इसी के संबंध में हम देखें तो इनसे जो है दुग्ध है, ऊन है, चमड़ा, मांस आदि का उत्पादों का जो है इसी का आधार माना जाता है। 2012 की जो पशु गणना हुई थी उसके अनुसार 3.63 करोड़ पशुधन यहाँ देखने को मिलता है। 119.05 लाख कुक्कुट एवं बतख पक्षी देखने को मिलते हैं। 8 पशु प्रजनन क्षेत्र हमारे जो है मध्य प्रदेश में देखने को मिलेंगे, जिसके अंतर्गत साहिवाल, हरियाणा, मालवी, निमाड़ी, जर्सी तथा मुर्रा आदि नस्ले के जो जानवर है वो देखने को मिलते हैं। पशुधन एवं कुक्कुट विकास की अगर बात करें तो यहाँ पे हमको 1982 में देखने को मिलता है, यानी कि 19 नवंबर 1982 को इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य पशु उत्पादन तथा कुक्कुट उत्पादन, संग्रहण, पालन, पोषण और विपणन करना इसका मुख्य कार्य है। इसी के साथ में 1971 में विश्व बैंक के सहयोग से एकीकृत डेयरी विकास परियोजना की शुरुआत की गई। राज्य में सहकारी डेयरी कार्यक्रम की शुरुआत 1975 में की गई। और इसके अलावा हम देखें तो ऑपरेशन फ्लड भी यहाँ पे कार्यक्रम शुरू किया गया 2 नंबर का 1980-81 में।
साथ में हम देखें तो जबलपुर तथा मऊ में पशु महाविद्यालय की स्थापना की गई और गौवंश आयोग भी यहाँ पे बनाया गया। इसके अलावा टीकमगढ़ एवं रीवा में सबसे कम घनत्व यहाँ देखने को मिलता है किसका, पशुओं का। सबसे अधिक देखने को मिलता है टीकमगढ़ और रीवा में, और घनत्व कम जो है होशंगाबाद में देखने को मिलता है। इसके अलावा राज्य में सबसे अधिक जो पशु है उसकी संख्या सीधी जिले तथा सबसे कम जो है बुरहानपुर में देखने को मिलती है। इसके साथ ही हम देखें राज्य में संचालित संस्था एवं कार्यक्रम जो पशु से संबंधित है, जिसको देखेंगे सहकारी डेयरी कार्यक्रम, जिसके बारे में हमने देखा अभी। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण दुग्ध उत्पादकों के हितों की रक्षा करते हुए शहरी उपभोक्ताओं को दूध व दुग्ध उत्पाद उचित मूल्य पर उपलब्ध कराना। साथ में हम देखें तो जो है अनुदान पर जो है बकरी इकाइयों का प्रदाय, यानी कि इस योजना के अंतर्गत सभी वर्ग को भूमिहीन कृषि मजदूर, सीमांत एवं कृषकों के लिए जो है संपूर्ण मध्य प्रदेश में इसको शुरू किया गया। विशेष पशु प्रजनन कार्यक्रम की अगर बात करें तो इस योजना मतलब जो योजना है वो संकर या हाइब्रिड जर्सी मादा जो वत्स्य पालन योजना है, इसके तहत 1975-76 से ये संचालित है। इसके अलावा गौ सेवक प्रशिक्षण की अगर बात करें तो ये जो है इस योजना का उद्देश्य दूरस्थ शिक्षित बेरोजगार ग्रामीण युवकों को रोजगार या स्वरोजगार हेतु सक्षम बनाना। मछुआरा प्रशिक्षण की अगर बात करें तो ये उन्नत तकनीक ज्ञान प्रदान करने हेतु इस विभाग द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। और लास्ट जो है बुंदेलखंड परियोजना, ठीक है। तो दुग्ध संघों द्वारा जो है बुंदेलखंड क्षेत्र के जो जिले हैं उसमें सागर, दमोह, छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़ तथा दतिया में डेयरी विकास एवं विस्तार गतिविधियों के लिए विशेष पैकेजों के तहत 21 करोड़ की परियोजना के जो है यहाँ पे प्रस्तावित की गई। तो ये तो थे हमारे कुछ ओवरव्यू। अब हम बात कर लेते हैं इसके क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन के पहले हम जो है 20वीं पशुधन जो गणना हुई है यहाँ देखें 2019 में, ठीक है। पहले हुई थी 19वीं जो कि 2012 में हुई थी, तो इसके संबंध में भी देख लेते हैं। ये जो है मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी जो मंत्रालय है इसके द्वारा 20वीं पशुधन जो गणना है उसको यहाँ पे जारी किया गया। इसके अनुसार देखें तो 2018 के अनुसार कुल पशुधन जो है 535.78 मिलियन यहाँ पे देखने को मिलता है, जिसमें पशुधन की जो जनगणना है इसमें देखो 4.6 की यहाँ पे वृद्धि देखने को मिलती है। पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक देखने को मिलती है। तेलंगाना का जो है सेकंड नंबर पर स्थान रहा। मवेशियों की संख्या 0.8 की यहाँ पे वृद्धि हुई देश में। इसके साथ ही जो हाइब्रिड किस्म के जो मवेशी होती हैं, स्वदेशी मादा मवेशी की जो आबादी है उसमें तेज़ी से वृद्धि का परिणाम है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र आदि राज्यों में सबसे अधिक यहाँ पे गिरावट देखी गई, जिसका कारण बहुत हद तक गौ हत्या माना जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, देखिए ये जो है पूरा दिया गया है कंप्लीट रूप से। ये वाला जो है 2017 दिया गया है, उसके बाद ये 2018 दिया गया है, 2019 दिया गया है। तो किस किस प्रकार आप जो है यहाँ पे इसको कौन कौन सी चीज़ें, कैटल्स है, ठीक है, गाय है, भैंस है, ठीक है, भेड़ है और बकरी है। तो इन सभी को आप कैटेगराइज कर सकते हैं 2017, 18 और 19 के अनुसार, कौन कौन सी बढ़ी है, कौन कौन सी घटी है। तो यहाँ देखिए 2017 में ज़्यादा थी, परंतु यहाँ देखिए कम होकर फिर थोड़ी ज़्यादा हुई, फिर यहाँ देखिए कम थी, थोड़ी ज़्यादा हुई, फिर थोड़ी कम हो गई, फिर उसके बाद देखिए ये सिप जो है यहाँ पे कम होती हुई नज़र आ रही है। तो ये जो है देखिए कमी देखने को मिल रही है अभी 2007 की अपेक्षा। 17 नहीं है, 2007 है, 2012 है, 2019 है। चलिए अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। तो 20वीं पशुधन जो गणना है 19 के अनुसार मध्य प्रदेश में पशुधन की संख्या कितनी आंकी गई। तो ये जो है 4.6 मतलब 06 करोड़ यहाँ देखने को मिलती है। तो ये देखिए 16 अक्टूबर 2019 को ये जारी की गई थी, जिसके अंतर्गत पूरी आबादी यहाँ देखने को मिलती है, ठीक है। 12 के हिसाब से ये वृद्धि देखने को मिलती है और मध्य प्रदेश में 4.06 करोड़ यानी कि 40.6 मिलियन जो पशु है वो देखने को मिलते हैं पशुधन। उसके बाद हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमको देखने को मिलता है यहाँ पे 20वीं पशुधन जो जनगणना है या गणना है 2019 के अनुसार पशुधन आबादी के मामले में देश में मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है। तो ये तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश का स्थान है। तो आप यहाँ भी देख सकते हैं, जैसे पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश है, दूसरे में राजस्थान, तीसरे में मध्य प्रदेश, फिर पश्चिम बंगाल, फिर बिहार है। उसके बाद 2019 की पशु जो जनगणना है उसमें मवेशी या गाय की संख्या के मामले में मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा रहा। तो ये भी यहाँ पे तीसरा है। तो ये यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, गाय के मामले में पहले नंबर पर पश्चिम बंगाल है, दूसरे में उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश है, फिर बिहार, महाराष्ट्र है। उसके अलावा पशु गणना 2019 के अनुसार भैंसों की संख्या के आधार पर मध्य प्रदेश का देश में कितना स्थान है, ये चौथे नंबर पर है। तो इसमें भी आप देख सकते हैं, देखिए चौथे नंबर पर, इसके पहले जो 3 है वो देख सकते हैं और लास्ट में एक 5वां नंबर का देख सकते हैं। फिर जो 20वीं पशुधन गणना है उसके अनुसार मध्य प्रदेश में पशु गणना 2012 की तुलना में भैंसों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो ये 25.88% की वृद्धि यहाँ देखी गई। तो यहाँ देख सकते हैं, देखिए कौन सी जो है 2012 और 19 यहाँ इस प्रकार जो है वृद्धि कितनी देखने को मिली। जैसे गाय है, भैंस है, बकरी है, घोड़े है, खच्चर है, गधा, ये सभी जो है आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। इनसे संबंधित भी क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं।
उसके अलावा मध्य प्रदेश में कुल कृषि योग्य भूमि का प्रतिशत जो है कितना प्रतिशत है, मतलब कृषि योग्य भूमि का जो प्रतिशत है वो कितना है, तो यह 50% यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके अलावा जो है 50% और इससे 43% भूमि एक फसलीय कृषि भूमि के अंतर्गत तथा 70% भूमि द्विफसलीय कृषि भूमि के अंतर्गत शामिल की गई है। मध्य प्रदेश की फसलों में जो है किसका रकबा ज़्यादा माना जाता है, तो ये खरीफ की फसल का रकबा सबसे अधिक माना जाता है, क्योंकि हमारी जो मध्य प्रदेश की जो कृषि है वो वर्षा आधारित है, इसलिए खरीफ की फसल यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलती है। उसके अलावा मध्य प्रदेश का निम्न जिला समूह ज्वार का क्षेत्र कहलाता है, तो इसका राइट आंसर गुना, शिवपुरी, श्योपुर। तो यहाँ देखिए गुना आपको देखने मिलेगा, शिवपुरी देखने मिलेगा, और श्योपुर कहाँ देखने मिलेगा, ये देखिए ये वाला जो क्षेत्र है क्या देखने मिलेगा, ज्वार क्षेत्र कहलाता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश का कौन सा भाग चावल क्षेत्र कहलाता है, तो चावल क्षेत्र दक्षिण वाला भाग कहलाता है। दक्षिण मतलब जो हमारा एक प्रकार से बालाघाट वाला क्षेत्र है, तो दक्षिण है साथ में पूर्वी भी है, तो ये वाला जो क्षेत्र है कौन सा कहलाता है, चावल क्षेत्र कहलाता है। मध्य प्रदेश का यह क्षेत्र चावल तथा कपास का क्षेत्र कहलाता है, तो हम देख सकते हैं ये खंडवा वाला क्षेत्र है, ठीक है, कपास का क्षेत्र है और चावल का क्षेत्र भी इसको बोला जाता है। मध्य प्रदेश का निम्न फसलों के उत्पादन में प्रथम स्थान है, तो निम्न फसल मतलब ये सोयाबीन पहले नंबर पर है, ठीक है। साथ में अगर देखें तो दलहन भी इसके अंतर्गत आ जाती है, अलसी भी, तो यहाँ पे उपरोक्त यहाँ सभी में इसका प्रथम स्थान है, जो कि हमने पहले देख चुके थे। मध्य प्रदेश में खेसरी दाल पर प्रतिबंध है। खेसरी दाल मतलब जिसे जो चने के साथ में जो उग जाता है, तो उसके कारण जो है निचले अंगों का संचालन बंद हो जाता है, तो ये कुप्रभाव देखने को मिलता है खेसरी दाल से। मध्य प्रदेश के किस जिले में गांजा उत्पादन किया जाता है, तो ये खंडवा और बुरहानपुर के जो यहाँ पे ज़िले हैं, खंडवा बुरहानपुर, देखिए खंडवा बुरहानपुर जगह में यहाँ पे गांजे का उत्पादन किया जाता है। और अफीम की अगर बात करें तो मंदसौर, नीमच के आसपास, रतलाम के आसपास ये देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश के कौन से ज़िले में अफीम की खेती, तो ये मंदसौर अभी हमने देखें ये वाले ज़िले में। कपास अनुसंधान केंद्र स्थित है, कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो आपको देखने मिलेगा ये खरगोन में है, जो कि हमने पहले पढ़ चुके हैं, और ये आप देखने को मिलेगा खरगोन वाला जो जिला है। साथ ही हम देखें मध्य प्रदेश के कृषि संस्थानों में असंगत को बताइए। कृषि संस्थानों में असंगत कौन सा है, जैसे यहाँ देखिए चावल अनुसंधान केंद्र बड़वानी, बिल्कुल राइट है। उसके बाद ये जो है कृषि अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान जबलपुर में, ये नहीं है, ठीक है। उसके बाद उद्यानिकी महाविद्यालय मंदसौर में, बिल्कुल सही। उपरोक्त में ये सुसंगत गलत, तो यहाँ देखिए 12 नंबर का हमारा गलत है, क्योंकि अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान जो है भोपाल में है, मध्य प्रदेश की राजधानी, ना कि जबलपुर में है, ठीक है। निम्न फसलों में से सूखा क्षेत्र के लिए उपयुक्त फसल कौन सी है, तो सूखा क्षेत्र के लिए यहाँ पे मेस्टा है, बाकी ये जो है आपकी सूखा क्षेत्र के लिए उपलब्ध नहीं है। देखिए यहाँ पे मेस्टा या सन इसको बोला जाता है, जूट, इसके समान रेशा वाला उत्पादित जो फसल है वो देखने को मिलते हैं। इनमें मेस्टा सूखे क्षेत्रों में उत्पादित किया जाता है, ठीक है। और यहाँ देखें तो ये जो है मेस्टा का पौधा 3 से 4 मीटर तक ऊंचा होता है। इसका उत्पादन मध्य प्रदेश के गुना, भिंड, रीवा में किया जाता है। मध्य प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय कितने हैं, तो यहाँ देखने मिलेगा 2 है, और 2 कौन कौन से हैं, तो यहाँ देखिए 2 कृषि विश्वविद्यालय है, लेकिन विभाजन के पश्चात केवल एक जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय रह गया है, ठीक है। यहाँ देखिए इसके बाद हम देखें तो ये देखिए 1964 में इसकी स्थापना की गई थी, लेकिन 2008 में ग्वालियर में नवीन कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना, अब जो है वर्तमान में 2 कृषि विश्वविद्यालय हमको देखने को मिलते हैं। मध्य प्रदेश बीज फार्म जो है विकास निगम का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका राइट आंसर भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद हम देखें मध्य प्रदेश में सिंचाई उद्वहन निगम की स्थापना कब की गई, तो ये 1976 में की गई। इसके बारे में देखें तो यहाँ देखें 1976 में इसकी स्थापना की गई, जिसके द्वारा 3 उद्वहन सिंचाई योजनाएं लोहारी जिला ग्वालियर, भीमखेड़ा और गिरोधा जिला यानी कि ये इंदौर के अंतर्गत देखने को मिलती है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सिंचित फसल जो होती है वो कौन सी है, वो है गेहूँ। इसके लिए सबसे अधिक जो है बारिश या फिर सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। मध्य प्रदेश जो फसल है, फसल के आधार पर मध्य प्रदेश को कितने कृषि क्षेत्रों में बांटा गया है, तो ये देखने को मिलेगा 7, यहाँ इसका राइट आंसर है। तो देखिए यहाँ पर 7 कौन कौन से, ज्वार का क्षेत्र, गेहूं और ज्वार का क्षेत्र, कपास व गेहूं का क्षेत्र, कपास का क्षेत्र, चावल व कपास का क्षेत्र, चावल कपास व ज्वार क्षेत्र और चावल क्षेत्र, ये 7 कृषि क्षेत्रों में बांटा गया है। मध्य प्रदेश में किस देश के सहयोग से महिला कृषकों के प्रशिक्षण की यहाँ पे जो है योजना चलाई गई है, तो यहाँ इसका डेनमार्क, यहाँ पे जो है इसके सहयोग से महिला कृषकों के लिए प्रशिक्षण की योजना चलाई गई है। उसके बाद मध्य प्रदेश में राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम की स्थापना कब की गई थी, तो ये 1982 में की गई थी इसकी स्थापना। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में गोवंशीय जो सांड है उसके प्रदाय पर नस्ल सुधार के लिए कौन सी योजना यहाँ पर प्रारंभ की गई है, तो ये नंदीशाला योजना इसका राइट आंसर है। तो इसके बारे में देखिए ये जो है इसको जो है 26 अक्टूबर 2005 से इसको प्रारंभ किया गया।
मध्य प्रदेश में दुग्ध उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए एकीकृत डेयरी विकास योजना प्रारंभ की गई। तो इस योजना के मतलब यह योजना जो है किसके सहयोग से यहाँ पे संचालित की जा रही है? तो ये वर्ल्ड बैंक है, विश्व बैंक, इसके सहयोग से इसको संचालित किया जा रहा है। 1997 में विश्व बैंक के सहयोग से ये जो है ये जो परियोजना है वो शुरू की गई थी, एकीकृत डेयरी विकास परियोजना। फिर देखिए निम्नलिखित में से किन जिलों में एकीकृत आदिवासी डेयरी विकास परियोजना संचालित जो है वो देखने को मिलता है? तो इसके अंतर्गत हम देखें तो इसमें जो है शहडोल में भी देखने को मिलता है, मंडला में भी, सीधी में भी, बालाघाट में भी और छिंदवाड़ा में भी। तो सभी जिले इसका राइट आंसर यानी 7 नंबर का राइट आंसर इसका होगा। मध्य प्रदेश में राज्य मत्स्य विकास निगम की स्थापना कब की गई? तो ये जो है इसका राइट आंसर 1979 में। मध्य प्रदेश में कृषि विभाग को अब क्या कहा जाएगा? कृषि विभाग को जो है हम देख सकते हैं किसान कल्याण और कृषि विभाग, इसको नया नाम बदल दिया गया, जो कि हमने देख चुके हैं पहले ही। मध्य प्रदेश में कौन सा जिला अंगूर के लिए जो है जाना जाता है? तो रतलाम, इसका राइट आंसर यानी 7 नंबर। रतलाम कहाँ देखने मिलेगा ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। शहद उत्पादन के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो ये इसका राइट आंसर दा यानी मुरैना है। मुरैना कहाँ पे है ये देख सकते हैं। उसके बाद अगर देखें तो यहाँ देखिए नेक्स्ट हमको देखने को मिलता है मध्य प्रदेश से जीआई टैग पाने के लिए निम्न में से कौन सा चावल विचाराधीन है? तो ये इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर बासमती है। और यहाँ देख सकते हैं, देखिए ये जो है नेक्स्ट यहाँ देखें मध्य प्रदेश का कौन सा जिला सरसों और शहद के उत्पादन के लिए यहाँ पे प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर क्या है? अभी शहद के लिए देखें हमने मुरैना, और बाकी चीज़ों के लिए भी आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेकर, जैसे ज्वार के लिए बड़वानी है, मक्का के लिए छिंदवाड़ा है। तो अलग अलग आप जिले देख सकते हैं। फॉर्म टू फॉर्क मध्य प्रदेश की किस नीति का दृष्टिकोण है? तो ये यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ हमको देखने को मिलता है राज्य जैविक खेती नीति। इसके लिए मतलब इसके अंतर्गत फॉर्म टू फॉर्क जो मध्य प्रदेश की जो है ये देखने को मिलता है नीति के अंतर्गत। मध्य प्रदेश की जो हम देखें मुख्यमंत्री खेत तीर्थ दर्शन योजना, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य क्या है? किसानों को आधुनिक कृषि केंद्रों पर विशेषज्ञों के पास भेजना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो ये यहाँ पे हमको देखने मिला जो मुख्य रूप से जो पशुपालन और कृषि से रिलेटेड हमने कुछ बेसिक चीज़ें जाने और इनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन को यहाँ पे अटेम्प्ट किए। आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी। इसके बाद की जो चीज़ें हम इसके नेक्स्ट जो है आने वाले जो भी क्लास है उसमें देखने वाले हैं। अनअकैडमी आपके लेकर आया है बहुत ही आकर्षक फ्री प्लान जो कि एमपीपीएससी और व्यापम के एग्जाम से संबंधित है। यदि आप फ्री प्लान लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे मिलेगा 500 से ज़्यादा फ्री लाइव क्लासेस एवरी वीक, और डाउट क्लियरिंग सेशन भी आपको दिया जा रहा है। वीकली फ्री मॉक टेस्ट यहाँ पे चल रहे हैं, फ्री लाइव क्विज यहाँ पे चलती है, 20 से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे हर सब्जेक्ट को मिलाकर होता है। डेली T20 फ्री लाइव क्विज यहाँ पे चलती है, 20 क्वेश्चन होते हैं, 20 मिनट में आपको इसका आंसर देने होते हैं, और 8 PM पे ये सीरीज चलती है और 8:30 बजे इसका एनालिसिस कराया जाता है टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। इसका फायदा लेने के लिए आपको क्या करना है? इसका फायदा लेने आपको डाउनलोड करना है सिंपली अनअकैडमी लर्निंग ऐप। यहाँ पे एमपीपीएससी से संबंधित कोर्स यूज कीजिए, एमपीपीएससी जो आपका गोल सेलेक्ट कीजिए, और यहाँ पे सरकार 10 आपको प्रोमो कोड यूज करना है इस प्लान को अनलॉक करने के लिए। याद रहे सरकार 10 प्रोमो कोड यूज करने के बाद ही आप फ्री प्लान को अनलॉक कर सकते हैं। और यदि आप प्लस बैचेस के साथ जाना चाहते हैं अपनी ऑलराउंड प्रिपरेशन के लिए, तो यहाँ पे विभिन्न प्रकार के बैचेस चल रहे हैं। प्रीलिम्स के यहाँ पे अल्टीमेट 60 डेज का क्रैश कोर्स यहाँ पे चल रहा है, संपूर्ण ज्ञान, जो कि यदि आप रिवीजन कर रहे हैं तो इसके लिए आपके लिए आवश्यक है। और यदि आप संकल्प एमपीपीएससी 2020 में जुड़ रहे हैं तो इसके लिए आपको डाउट क्लियरिंग सेशन यहाँ पे एक्स्ट्रा मिलेंगे, और वीकली 12 सेशन यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज लग रहे हैं यदि आप ऑलरेडी रिवीजन कर रहे हैं तो। मेगा बैच स्टार्टिंग सून है यहाँ पे, और एमपीपीएससी की तैयारी आप शुरू से करना चाहते हैं तो 10 महीने का फाउंडेशन बैच यहाँ पे शुरू हो रहा है। यहाँ पे टेस्ट सीरीज वगैरह भी चलेगी। स्वप्न पूर्ति बैच उन लोगों के लिए है जो यहाँ पे 2019 का प्रीलिम्स क्वालिफाई किए हैं और अपने सपनों को साकार करके एमपीपीएससी की जो मुख्य परीक्षा है उसमें उत्तीर्ण होना चाहते हैं। इसमें साथ ही साथ आपको उत्तर लेखन का अभ्यास कराया जाएगा टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। आप इन टॉप एजुकेटर्स द्वारा आप पढ़ सकते हैं, आप देख सकते हैं। और इस सब्सक्रिप्शन प्राप्त करने के लिए आपको अनअकैडमी के लर्निंग ऐप में जाकर एमपीपीएससी और संबंधित गोल में प्लस कोर्स में जाना है, और यहाँ पे गेट सब्सक्रिप्शन ऑप्शन में क्लिक करके आपको इस प्रकार की विंडो यहाँ पे दिखेगी, और आप यहाँ पे अपने अनुसार यहाँ पे जो प्लान है वो ले सकते हैं। और याद रहे सरकार 10 प्रोमो कोड यूज करने के पर आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और देर किस बात की, डाउनलोड अनअकैडमी ऐप नाउ टू लेट्स क्रैक एमपी एंड एग्जाम्स।